Dear student, we are discuss about plus one biology part 3 respiration. In this lecture we are cover about एम्फीपोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट आरक्यू के नाम से जानते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट ये जो टॉपिक है एम्फीपोलिक पाथवे। एम्फीपोलिक पाथवे वो होता है स्टूडेंट जिसमें आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसमें कुछ आपका टूटता और कुछ बनता है, यानी कि एनाबोलिज्म भी होता है साथ साथ कैटाबोलिज्म भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्फीपोलिक पाथवे। तो रेस्पिरेशन इज ए एम्फीपोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन इज ए एम्फीपोलिक pathway. Respiration is amphipholic pathway due to presence of a catabolisms anabolisms pathway. तो इसमें कैटाबोलिज्म्स एनाबोलिक पाथवे दोनों पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर कैटाबोलिज्म भी होता है, कैटाबोलिज्म, और साथ साथ होता है इसमें एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है डिग्रेडेशंस और एनाबोलिज्म का मतलब होता है मिलकर कुछ बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, एनाबोलिज्म्स। एनाबोलिज्म्स जो आपका है, कैटाबोलिज्म का मतलब टूटना होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा, एक में सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा एनाबोलिज्म्स के अंदर। तो यहाँ पर अगला बता रखा है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इसकी सहायता से हम क्लोरोफिल बनाते हैं। ठीक है, दैट इज रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स है नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन्स एंड फाइटोक्रोम्स। तो ये पिगमेंट है फाइटोक्रोम्स एंड हीमोग्लोबिन्स बनाते हैं। ठीक है, इससे आप ये बनाते हो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। आगे बता रखा है स्टूडेंट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज ए नेसेसरी फॉर द अमीनो एसिड फॉर्मेशन। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है नेसेसरी है अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए, अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमीनो एसिड सिंथेसिस की फॉर्मेशन करता है। तो अगला बता रखा है स्टूडेंट यहाँ पर आपका आरक्यू, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल से मैं आपको बता देता हूँ। रेस्पिरेशन एक एम्फीपोलिक पाथवे है, इसमें कैटाबोलिज्म के साथ साथ एनाबोलिज्म भी पाया जाता है, इनसे ये बनता है, और कीटोग्लूटारिक एसिड से आपका अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि एनाबोलिज्म का मतलब होता है बनना, और कैटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, इसके बाद में आपका आरक्यू। आरक्यू को कैसे मेजर करते हैं स्टूडेंट? द रेशियो ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, द रेशियो ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ ए ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए ऑक्सीजन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। इसे हम आरक्यू के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। आरक्यू डिपेंड करता है कि जब रेस्पिरेशन के दौरान आपका कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के हिसाब से आरक्यू की वैल्यू आपकी अलग होती है। सबस्ट्रेट के रूप में आपने लिया सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में लिया आपने प्रोटीन, ये आपके तीन सबस्ट्रेट मैंने आपको बताए थे, और आपका फैट। ओके, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस की तो खपत होती है रेस्पिरेशन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जैसे कि C6H12O6, तो ऑक्सीजन गैस का कंजप्शन होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज है और ऑक्सीजन गैस का कंजप्शन है, आरक्यू कहलाता है।
आरके वैल्यू जो होती है आपकी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 पाई जाती है। आरके वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 पाई जाती है, और जो प्रोटीन है, फैट है, आपका जो फैट है उसके लिए आरके की वैल्यू जो होती है आपकी फैट के लिए आरके की वैल्यू 1 से कम पाई जाती है, 1 से कम पाई जाती है। और आपका जो 1 से कम पाई जाती है यानी कि 0.7 भी हो सकती है, 0.8, 0.5 भी हो सकती है। और प्रोटीन से की जो वैल्यू है आरके की वैल्यू 1 से लेस होती है, 1 से क्या होती है, लेस। ये दोनों ही लेस है। प्रोटीन की वैल्यू भी आपकी जो आरके वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर प्रोटीन की जो वैल्यू आई हुई है वो आपकी आई हुई है 0.9, और यहाँ पर आई हुई है 0.5, 0.7 भी आई हुई है, 0.5 भी आ सकती है। फैट के लिए 0.7 आई हुई है आपकी वैल्यू में फैट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब्सट्रैक्ट जैसे होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस कंज्यूम होगी, आरके बराबर है 1, ठीक है। फॉर द फैट आरके लेस देन 1, ठीक है। फॉर कार्बोहाइड्रेट, फॉर प्रोटीन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए बता रखा है कि आरके की वैल्यू इन्फिनिटी पाई जाती है, आरके की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पाई जाती है। आरके क्या स्टूडेंट, इस बात को नोट किया जाए कि आरके जो है जिसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्स। तो आप किसी चीज का भी ऑक्सीडेशन करोगे, इसमें भी ग्लूकोज है, प्रोटीन में भी, इनका सभी का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस का तो कंजप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो दोनों को रेशियो में लेके आपकी जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के हिसाब से आपकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार फैट ले लिया और उसका ऑक्सीडेशन कर लिया, एक बार प्रोटीन ले लिया उसका ऑक्सीडेशन कर लिया, निकलेगा आपका ऑक्सीजन गैस का कंजप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसकी वैल्यू आपकी आरके की वैल्यू इन्फिनिटी पाई जाती है, ठीक है, इन्फिनिटी पाई जाती है। स्टूडेंट अब आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। एटीपी का बनना होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है NADPH से, NADPH प्लस में FAD2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इसको जानते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ किसका ऑक्सीडेशन स्टूडेंट, एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं NADPH और आपका FADH2, इनका ऑक्सीडेशन होता है, ETC साइकिल कहलाते हैं, ठीक है, ETC चेंज कहलाती है। ध्यान से सुनना, देखिए जो आप रेस्पिरेशन करते हो तो उसमें आपकी एनर्जी बनती है, आपने रेस्पिरेशन किया, सांस लिया, तो उसके अंदर आपका एनर्जी रिच कंपाउंड बनता है जिसका नाम है NADPH FADH2। ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनता है रेस्पिरेशन के दौरान, और अब इसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होते ही आपको मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड है, इनकी वैल्यू एटीपी के बराबर है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान जो आपका FADH2 है, NADPH है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडाइज एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये एनर्जी जो है ATP के रूप में निकलती है। तो ATP का बनना है यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। पहला पॉइंट स्टूडेंट ये रहेगा इसमें। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पर ये रहेगा कि जो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, इस प्रोसेस के अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यदि हम इसको बताएं तो आपका ये किसी साइकिल इंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर होती है, और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होती है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि इंदर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर ये
आपका प्रोसेस चलता है। देखिए एटीपी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, एटीपी को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब यहाँ पर जो ईटीसी साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ईसीटी साइकिल के अंदर कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेंज। द पाथवे where electron are transferred from one carrier, electrons are transferred from one carrier to another, from one carrier to other, known as a electron transport system या चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगला स्टूडेंट बता रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये जो ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, झिल्ली होती है उसके अंदर ये प्रोसेस एग्जिस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक कैरियर से दूसरे कैरियर के अंदर, यहाँ पर रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पर एटीपी का बनना है, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज नोन एज ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं इसी प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्यों? इसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन और इसके अंदर होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण एटीपी बनता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस। ईटीसी साइकिल के अंदर जो आपका NADPH है, ये NADPH 3 ATP के बराबर होता है और FADH2 है वो 2 ATP के बराबर होता है। स्टूडेंट ये टर्म्स आप नोट कर लीजिए, 3 ATP के बराबर होता है, 2 ATP के बराबर होता है। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर है एक आपका इसी के अंदर मिलता है GTP। जो GTP की जो वैल्यू है वो ATP के बराबर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म इसमें दे रखी है स्टूडेंट, आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें बता रखा है FAD की फुल फॉर्म है फेल्विन एडेनिन्स डाइन्यूक्लियोटाइड्स। फेल्विन एडेनिन्स डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, ये आपका हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, डाइहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर बता दिया। इससे अगला कि NAD की फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनाइन से डाइन्यूक्लियोटाइड्स। NAD की फुल फॉर्म ये है, ये दे रखा है करब साइकिल के नीचे, वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ETC साइकिल के जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट इस प्रकार से हैं जो ETC साइकिल परफॉर्म करने में मदद करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, इधर देखें आप, यहाँ पर कंपोनेंट है FMN। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट है FMN और ये आपका दूसरा कंपोनेंट है FP। ठीक है, FP। तो FMN जो है फेल्वो मोनोन्यूक्लियोटाइड से और आपका फेल्वो प्रोटीन्स। ठीक है, ये आपके कंपोनेंट है। इसके बाद में दूसरा कंपोनेंट है आयरन सल्फाइड। इनकी सहायता से ये आपका ETC परफॉर्म होता है। इसके बाद में है आयरन सल्फाइड प्रोटीन, दिस इज ए प्रोटीन, ये पाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर। इसके बाद में जो बता रखा है यहाँ पर एंड द UB क्यूनोन। इसके बाद में स्टूडेंट बता रखा है साइटोक्रोम। और लास्ट जो कंपोनेंट है वो आपका है यहाँ पर, ये आपके 4 कंपोनेंट हैं। और इसके बाद में आता है आपका 5 कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में अलग से टॉपिक आता है ETC साइकिल के अंदर 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। दिस इज ए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है स्टूडेंट। कुछ कंपोनेंट है ETC साइकिल के अंदर और कुछ आपके कॉम्प्लेक्स हैं। इनकी सहायता से आपका ATP का बनना है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होना है।
ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 1 जो है आपका है NADH2, NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद में आपका कॉम्प्लेक्स 2 FADH2, ये कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। इसके बाद में है कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ATP सिंथेज। यहाँ ऐसे ATP बनता है, ATP सिंथेज। कॉम्प्लेक्स है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। बताया था ETC साइकिल कहाँ पाई जाती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज FADH2 और साइटोक्रोम्स BC और साइटोक्रोम A3 और लास्ट में आपका आता है ATP सिंथेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बता रखा है ये अंदर पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अप नोड और एक होता है इसका F1। ओके, अप नोड और F1 होता है जब आपका प्रोटॉन जो पास होता है अप नोड से, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन निकलता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं। H पॉजिटिव आयन जब इसके अंदर से निकलते हैं F नोड से, तो आपका चेंज आ जाता है F1 में। तो मैंने बताया कि प्रोटॉन यहाँ से निकले तो F1 के अंदर चेंज आ चुका है। क्या आ चुका है? चेंज, जिसके कारण आपका ATP बनता है। तो passage of a proton through the F node induce the change in F1. The passage of a H positive result in formation of a 1 molecules of a ATP. जैसे 2 प्रोटॉन पास होंगे तो एक ATP बनेगा, एक ATP का मॉलिक्यूल से बनेगा, एक ATP का मॉलिक्यूल्स बनेगा। यहाँ पर लास्ट में ऑक्सीजन जो है एक लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और वाटर की फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑक्सीजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो आपका एक्सेप्टर है, वो आपका वाटर की फॉर्मेशन करता है। ये पॉइंट आपका रिच वाला है, ठीक है। ATP कैसे बनता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से बनता है, जिसका नाम है ATP सिंथेज। ATP बनेगा, यहाँ से प्रोटॉन टूटते हैं, प्रोटॉन F नोड पार्टिकल में आते हैं और F1 में चेंज आता है। चेंज आने से आपका ATP बन जाता है। ये सारा प्रोग्राम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। ATP बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल। तो ETC साइकिल के बारे में हमने बता दिया, एम्फिबोलिक पाथवे बता दिया और आर्कियो फैक्टर बता दिया हमने, ठीक है। और रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर दौरान हमने बताया क्या ग्लाइकोलिसिस होता है, कार्ब साइकिल होती है और आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। टोटल आपका रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर 36 से 38 ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखें स्टूडेंट, ठीक है। आपका ATP का फुल फॉर्म क्या है, NADH का फुल फॉर्म क्या है, NAD का क्या है, ओके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।